NCERT Class 12 Chemistry Chapter 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन एक सिंगल वीडियो में देखेंगे, यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन इन वन सिंगल शॉट। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज व्हाट इज हेलो एल्केन एंड व्हाट इज हेलो एरीन। हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर के बना, एक है हेलो और एक एल्केन। जो यहाँ पे हेलो है उसका मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन मीन्स वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। वैसे ही हेलो एरीन्स में हेलो वर्ड हेलोजन के लिए है और एरीन्स वर्ड यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के लिए है। अब ये जो हेलोजन है वो कोई भी हो सकते हैं। टोटल 4 हेलोजन्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को। तो एक्चुअल में ये जो हेलो एल्केन्स, ये हेलो एरीन्स है, वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ना हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन सिंगल या फिर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। तो सिंगल बॉन्ड में अगर हम लोग लें तो सिंगल बॉन्ड में आप जैसे सबसे बेसिक यहाँ पे ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दो कार्बन वाला एल्केन है, जिसको कि हम लोग इथेन बोल रहे हैं। इस इथेन में अगर हम लोग ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे बने हुए हैं उनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन के थ्रू सब्सटीट्यूट करा दे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। जैसे कि यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन में से मैं 2 हाइड्रोजन रखूँ और उसकी जगह एक क्लोरीन ऐड कर दूँ एंड दूसरे वाले बॉन्ड में वही सेम CH3 रहेगा, तो फिर ये बनेगा क्लोरो इथेन, यानी कि ये इस फॉर्म में आ रहा है ना, हेलो एल्केन, क्लोरो इथेन इसी फॉर्म में आ रहा है। तो यही सारे हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। एंड वही जो बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करा देंगे तो हेलो एरीन हो जाएगा। अब ये जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन है, इनको एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स के नेम से भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट हो रहा है कार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन एटम का, तो जो अगर नॉर्मल केस में आप देखोगे जब इसके 4 बॉन्ड्स पूरे कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड्स जो है वो किसके साथ में फॉर्म हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ में, और इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को मान लो रिप्लेस करके मैं क्लोरीन ऐड कर दूं तो भी इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा, sp3, क्योंकि ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स थे। इधर से ये और ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड थे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और वहीं पे जब हम लोग डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, और जब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। sp2 कैसे आ रहा है, जब डबल बॉन्ड ले रहे हैं तब उस केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बाकी के जो इसके 2 बॉन्ड्स होंगे वो रहेंगे। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, एंड इस साइड में 1 सिग्मा। इस कार्बन के लिए टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में sp2 और sp3 बस यही 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे से हेलो एल्केन्स में sp3 और हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस में हम लोग इसको मोनो, डाई या पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। नाउ मोनो मीन्स सिंगल, तो जहाँ पे सिंगल हेलोजन प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। और उसके बाद डाई मीन्स डबल, तो जहाँ पे 2 आपको हेलोजन देखने के लिए मिल रहा है वो हो गया डाई हेलो एल्केन। एंड पॉली हेलोजन मीन्स ट्राई, टेट्रा, पेंटा, स्टेप से जो इंक्रीज होते जाए यानी कि मोर देन 2, तो वो सारे हो जाएंगे आपके पॉली हेलोजन्स में। इसके अलावा सेम वैसे ही हम लोग बेंजीन वाले कंपाउंड्स को भी देख सकते हैं। तो जब सिंगल हेलोजन है तो मोनो हेलो एरीन, डबल है तो डाई हेलो एरीन, 3 है तो ट्राई हेलो एरीन, और ऐसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे हम लोग उसके आगे का सब्स्टिट्यूशन चेंज करते जाएंगे। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे। नेक्स्ट हो जाता है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज जो है उनके लिए बोल रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये 3 फॉर्म्स में। अब ये कैसे होता है, तो जिस वाले कार्बन एटम के साथ में हम लोग हेलोजन वाला ग्रुप अटैच किए हैं, अगर वो कार्बन एटम अपने अलावा सिर्फ एक साइड में किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है या फिर उसके तीनों ही साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब हम लोग उसको प्राइमरी बोलते हैं। और जब अपने अलावा वो और 2 साइड में एल्किल ग्रुप से अटैच्ड है यानी कि किसी कार्बन से अटैच्ड है, तब हम लोग उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर तीनों साइड में अटैच हो जा रहा है तब हम लोग उसको टर्शरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये हो गया इसमें जब हम लोग एल्किल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की। और वैसे ही होता है एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है ना, जहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ में एल्किल हैलाइड हेलोजन ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, जैसे कि C डबल बॉन्ड C और उसके बाद सिंगल बॉन्ड C। इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है तब ये वाले में तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 और इस वाले में टोटल 3 हाइड्रोजन रहेंगे।
तब इस वाले स्ट्रक्चर में से, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो ये दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, तो इनके जस्ट एडजेसेंट वाला ये जो कार्बन है इसके साइड में अगर एल्किल ग्रुप कोई भी हेलोजन अगर अटैच्ड है तब हम लोग उसको एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बेंजाइलिक हैलाइड्स, यानी कि बेंजीन रिंग से जब हम लोग डायरेक्टली किसी हेलोजन को ऐड कर देते हैं तब वो तो हेलो एरीन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन ऐड करने की जगह पे हम लोग कार्बन ऐड करें और उस कार्बन के साथ में हेलोजन ऐड करें तब ये बन जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बेंजीन रिंग है, उसके साथ एक कार्बन अटैच है और उस कार्बन से हेलोजन अटैच है, ना कि डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से, इसलिए ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट आता है कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जिसमें sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। उस वाले में कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो ये दिख रहा है आपको विनाइलिक हैलाइड्स में और एरिल हैलाइड्स में। एरिल तो हम लोग को पता है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच दिख जाए तो वो एरिल हैलाइड हो गया। अब विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, तो एलिलिक एंड विनाइलिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बस यहाँ पे एलिलिक में क्या हो रहा था कि जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके एडजेसेंट में दोनों में से किसी भी साइड जो एडजेसेंट वाला कार्बन एटम होगा उसके साथ में हम लोग हेलोजन ऐड करेंगे तो वो एलिलिक हैलाइड हो जाता है। लेकिन जब सेम जिस कार्बन में डबल बॉन्ड बना है उसी कार्बन से अगर हम लोग कोई एल्किल ग्रुप अटैच कर देते हैं, सॉरी अगर कोई हेलोजन अटैच कर देते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में जैसे हम लोग उसके नेम को देख रहे हैं ना, हेलो एल्केन या हेलो एरीन देख रहे हैं, तो वैसे ही पहले हेलोजन का नेम लिखा हुआ रहेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो उसके साथ में उसके नंबर्स भी लिखे हुए होंगे जो कि हम लोग प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद में जो भी हम लोग का एल्किल ग्रुप है जो सा भी है वो वाले एल्किल ग्रुप का नेम हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप 3 कार्बन वाला है ये टोटल ना, ये 1 ये 2 ये 3, टोटल 3 कार्बन है यहाँ पे, और उसके बाद एक ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये हो गया ब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि ब्रोमीन जो है वो अभी नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन के साइड से करेंगे ना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा कार्बन, ये वाला सेकंड हो जाएगा और ये वाला थर्ड हो जाएगा। तब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो ऐड था इसलिए 1 ब्रोमो, एंड उसके बाद 3 कार्बन है टोटल तो प्रोपेन। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है ना तो हम लोग अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसका नेम हम लोग डायरेक्ट ब्रोमो प्रोपेन भी लिख सकते हैं। अब इस वाले में देखोगे आप तो सेकंड वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है तो 2 क्लोरो प्रोपेन, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेन। फिर यहाँ पे देखोगे आप, अब इसमें नंबरिंग करोगे तो ये 1 क्योंकि इसके साथ हेलोजन अटैच्ड है तो हम लोग इसको लोवेस्ट पोजीशन दिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 2 साइड कार्बन है, आप दोनों में से कहीं भी चले जाओ वो थर्ड हो जाएगा, तो यहीं आ जाते हैं, टोटल 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे। अब फर्स्ट वाले पोजीशन से क्लोरीन अटैच्ड है इसलिए 1 क्लोरो, और सेकंड वाले पोजीशन से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नॉमेनक्लेचर के ऊपर एक अलग से बहुत ही लंबी वीडियो बन सकता है क्योंकि नॉमेनक्लेचर के अपने बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग नेमिंग देखते हैं, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन जाएगा। अभी इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं अब इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके नेचर के ऊपर। तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर यहाँ पे स्लाइटली पोलराइज्ड होता है, क्योंकि कार्बन और हेलोजन में से ये जो हेलोजन है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने साइड वो अट्रैक्ट कर रहा है, और जब वो अपने साइड अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वो जो कार्बन है उसके तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो हेलोजन के साइड मूव हो रहा है, इसलिए कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप से कार्बन और हेलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है वो स्लाइटली पोलराइज्ड रहता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। अब हेलो एल्केन्स बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कंप्लीट करने के लिए आता है ना, कि कंप्लीट द इक्वेशन के फॉर्म में आता है। जब एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस से, तो आपको क्या करना है, ये Cl वाला ग्रुप जो है और ये जो OH वाला ग्रुप है दोनों नेगेटिव है ना, Cl नेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाले ग्रुप्स को आपको बस एक्सचेंज करना है, तो RCl और H2O फॉर्म होगा। यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में एक ये क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन आता है और एक ये क्वेश्चन आता है, मतलब कि फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड और थायोनिल क्लोराइड, ये तीनों के साथ का जो रिएक्शन है वो कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में आपके एग्जाम्स में आता है, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से समझ के चलेंगे। जब अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, सेम वहीं पे यहाँ पे आपको बस वही करना है ना, ये दोनों पार्ट्स को आपको एक्सचेंज करते चलना है। तो हमेशा अल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि हर फॉर्म में ये जो अल्कोहल है उसका OH जो है वो रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पे
हेलोजन जो भी कोई सा यूज़ किए थे वो हेलोजन ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपका यही बन गया। इसके अलावा जो बाकी रिएक्टेंट्स हैं उनके साथ में रिएक्शन करा के बाकी का बचा हुआ साइड प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन देखे हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये OH हटा के हम लोग को हेलोजन यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आप लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब आपके पास क्या क्या बच जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं पूरा, तो 3R जो है वो तो यूज़ हो गया और 3X है वो भी यूज़ हो गया। अब जो बच गया है वो आपके पास में 3 ऑक्सीजन बचा है, 3 हाइड्रोजन बचा है और 1 फॉस्फोरस बचा है। इससे बनेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक। और वही जब पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन हुआ है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फिर वही R और Cl यूज़ किए, एक R और यहाँ से टोटल 1 Cl गया है ना, 4 Cl आपके पास बच जाता है इस पोजीशन से। फिर हम लोग यूज़ करेंगे इस फॉस्फोरस, इस ऑक्सीजन का और 3 Cl का, तो POCl3 फॉर्म होगा। अब बच गया एक Cl और एक हाइड्रोजन, तो वो यूज़ करके हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रेड फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन है, तो एल्कोहल्स का रिएक्शन जब भी रेड फॉस्फोरस के साथ कराओगे या किसी भी चीज़ का रिएक्शन जब रेड फॉस्फोरस के साथ कराएंगे हम लोग, तो क्या होगा वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो यहाँ OH को हटा के आपको H ऐड करना है बस। और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन थे, क्योंकि SO यूज़ किए हैं, तो SO और ये O पूरा मिक्स होकर के SO2 के फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है। ये R और एक Cl यहाँ पे RCl फॉर्म करेगा, बच गया एक Cl और एक यहाँ से हाइड्रोजन, वो HCl फॉर्म करता है। तो इस टाइप से हम लोग एल्कोहल्स के हेल्प से एल्किल हैलाइड्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में जैसे हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पे एल्केन्स हो सकते हैं, एल्कीन्स हो सकते हैं और एल्काइंस भी हो सकते हैं। तो सब में ये सब होता है हेलोजिनेशन से। हेलोजिनेशन मतलब डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन है ना, तो हेलोजन का एडिशन होगा। तो एल्केन्स पे एडिशन कराएंगे, एल्केन्स में एडिशन कराएंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, ये हेलोजन। तो Cl2 यूज़ किए हैं, मतलब 2 Cl है ऐसे इस फॉर्म में, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो इस Cl की जगह आ जाएगा और ये Cl उस हाइड्रोजन की जगह पे जाएगा। तो ये दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड तो बना और साथ में क्या बनेगा, एक HCl जो है वो हर स्टेप में एक एक HCl जो है वो इवॉल्व होते जाएगा बाहर की तरफ। तो इस टाइप से एल्केन्स में फॉर्म होता है। और जब हम लोग एल्कीन्स में बना रहे हैं तो एल्कीन्स में प्रिपेयर करने के लिए जब हम लोग एल्किल हैलाइड यूज़ करेंगे, मतलब जो भी कोई सा हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करेंगे, तो उसका एक पार्ट जैसे H है वो एक तरफ और जो X है वो एक तरफ ऐड होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, और जब वो एक एक न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया है तो कोई एक बॉन्ड तो उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इस टाइप से हम लोग देखेंगे एल्कीन्स में। नेक्स्ट है एल्कीन्स में ही डायरेक्ट हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग हेलोजन और कोई भी एक मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब कि हेलोजन एसिड्स या फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स उसको ऐड की, उसकी जगह पे डायरेक्टली हेलोजन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जिस वाले पे ऐड करोगे, जैसे इसी वाले एग्जांपल में ले लो, अगर इसमें आप HX की जगह पे X2 ऐड करोगे, X2 ऐड करते हैं तो ये दोनों ही पोजीशन में X और X ही ऐड होता है, तो ऐसे में डाई हेलोजन कंपाउंड बनता। तो दोनों पॉसिबिलिटी है एल्कीन्स में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का अलग से वीडियो भी बना हुआ है नेम रिएक्शन सीरीज में, वहाँ से भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। हेलोजन एक्सचेंज को 2 हेडिंग्स में पढ़ेंगे, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है, और क्योंकि नेम से दिख रहा है हेलोजन एक्सचेंज, तो बस ये दोनों हेलोजन हम लोग को एक्सचेंज करना है तो एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट हम लोग यूज़ किए हैं वो सोडियम आयोडाइड है, इसलिए हम लोग इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोल रहे हैं। एंड सेम उसी के जगह पे यहाँ पे जब हम लोग सिल्वर फ्लोराइड का यूज़ कर लेंगे तब हम लोग उसको स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी हेलोजन को आपको एक्सचेंज ही करना है बस। अब इन दोनों रिएक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हम लोग एल्किल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं उसमें ये जो हेलोजन है वो या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। और ये जो हम लोग रिएजेंट यूज़ किए हैं तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में इस रिएजेंट में हम लोग आयोडीन यूज़ करेंगे एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग फ्लोरीन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐसे सारे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि खुद जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन सीकिंग, और इलेक्ट्रॉन सीक कर रहे हैं दैट मीन्स उन लोग खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ का एडिशन हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग लिए हैं यहाँ पे एक बेंजीन हेलो एरीन्स प्रिपेयर करना है, इसलिए हम लोग एरिल हाइड्रोकार्बन लेंगे ना। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसका कॉमन नेम होता है टोल्यूइन। तो टोल्यूइन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे हेलोजन के साथ में, और आयरन के प्रेजेंस में है
डार्क में ये रिएक्शन होगा क्योंकि लाइट के साथ में ये तुरंत रिएक्ट कर देता है। अब यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हैलोजन है वो, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उसके हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट ही रहता है, तो ये हैलोजन बस उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे आ जाएगा। अब इसके दो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ये हो गया फर्स्ट वाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड आ जाता है बाई सैंडमेयर्स रिएक्शन, एमीन्स का रिएक्शन होगा और एमीन से हम लोग प्रिपेयर करेंगे एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरीन। तो इस रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये भी क्योंकि नेम रिएक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग हो जाता है। कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि इससे ये कन्वर्ट करो, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे ये वाला रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वाले रिएक्शन में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप तो है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, एंड ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये प्रिपेयर हम लोग को पहले करना पड़ेगा क्योंकि इस डाइएज़ोनियम हैलाइड से ही रिएक्शन होता है आगे, इसलिए हम लोग को सैंडमेयर रिएक्शन में ये दोनों ही स्टेप दिखाना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और कोई भी एक हैलोजन एसिड के साथ में। यहाँ पे हम लोग जो वही हैलोजन यूज़ करेंगे वही हैलोजन इस बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड में ऐड हो जाएगा। डाई एजो का मतलब होता है, देखो एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन और डाई मतलब दो, तो दो नाइट्रोजन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक नाइट्रोजन तो यहाँ एनिलीन के पास में खुद होता है और एक नाइट्रोजन यहाँ NaNO2 में से आएगा, जो NO2 है ना वहाँ से। तो इसमें हम लोग N2X फॉर्म करें, इसी को ही बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड बोलते हैं। अब इस बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड का रिएक्शन कॉपर हैलाइड के साथ में होगा। अब यहाँ जो भी हैलोजन हम लोग यूज़ करेंगे वो हैलोजन यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि आप जब यहाँ पे बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड बनाए हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लोराइड ही बनाओ, आप कोई सा भी हैलोजन वाला बना सकते हैं, लेकिन उससे जो आप एरिल हैलाइड बनाएंगे उसका नेचर फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हैलोजन यूज़ करेंगे उस हैलोजन के बेसिस पे। तो जब इस कॉपर हैलाइड का रिएक्शन कराएं हम लोग बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड के साथ में, तब वहाँ पे एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरीन फॉर्म होता है, जो कि साथ में क्या होगा कि मतलब यहाँ जो हम लोग हैलोजन यूज़ किए थे वो हैलोजन जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये जो N2 है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग फर्स्ट थिंग तो ये देखेंगे जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो कलरलेस होते हैं जब प्योर है, लेकिन जब हम लोग उसके ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स बनाते हैं तो वो कलर डेवलप कर लेते हैं लाइट के प्रेजेंस में। और जो हेलोजन कंपाउंड्स है वो ज़्यादातर की वोलेटाइल नेचर के होते हैं और सबके पास में अपना एक स्वीट स्मेल होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिटेल में जो देखेंगे वो है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कंपेयर करना है, जैसे 2-3 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, आपको कंपेयर करना पड़ेगा तीनों के बीच में कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में। इसको आप लोग 4 डिफरेंट हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कि हाइड्रोकार्बन जिस भी किसी हाइड्रोकार्बन से हम लोग ये एल्किल हैलाइड बनाए हैं उस हाइड्रोकार्बन से अगर कंपेयर करें इसके बॉइलिंग पॉइंट को या फिर मेल्टिंग पॉइंट को तो इसका वहाँ पे क्या चेंजेस होगा। तो जब हम लोग जिस भी हाइड्रोकार्बन से इसको फॉर्म किए, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है, जैसे मान लो हम लोग बनाए हैं इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। अब ये जो इथाइल क्लोराइड बना है वो ऑब्वियसली किससे बना है, इथेन से। तो इथेन के कंपैरिजन में इस इथाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि अपने खुद के पेरेंट हाइड्रोकार्बन से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में इन सारे हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। अब इसका रीज़न ये है कि जो पेरेंट हैलोजन था वहाँ पे तो कोई पोलैरिटी नहीं प्रेजेंट था बॉन्ड में, लेकिन जब हम लोग उसका हेलोएल्केन बना रहे हैं तब ये जो बॉन्ड हो रहा है ये कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का हो जा रहा है। जहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड तो देखे ही, तो यहाँ पे पोलर नेचर का हो जा रहा है और इस पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और उस ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, अपने रिलेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हाई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब जब हम लोग एल्किल हैलाइड जो यूज़ किए हैं तो एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन वाला ग्रुप है वो हैलोजन के बेसिस पे जो आयोडीन होगा, अगर किसी भी एल्किल हैलाइड में आयोडीन प्रेजेंट है, यहाँ पे आर आप सेम ले लो ना, एल्किल ग्रुप जो है वो सेम ले लो। जैसे मान लो सब में सिंगल कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है या फिर ये सारे में ही 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है और बस सब में जो हैलोजन वाला ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो उस बेसिस पे जिसमें आयोडीन अटैच्ड होगा वो वाले हेलोएल्केन का जो
बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और जिसमें फ्लोरीन है उसमें सबसे कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते जाता है। ये 2 बेसिस में हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एक तो जो हैलोजन वाला ग्रुप अटैच था उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब दूसरा है कि जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड है उससे क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो एल्किल ग्रुप जो अटैच्ड है अगर वो बिना ब्रांचिंग के है तब वहाँ पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसमें ब्रांचिंग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होते जाएगा। तो हेलो एल्केन्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होते जाता है विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये उसका थर्ड पॉइंट हो गया। जैसे प्राइमरी है ये, तो यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी वाले का उससे कम हो जाएगा एंड टर्शियरी वाले का उससे भी कम हो जाएगा। ब्रांचिंग के बेसिस में ये हो गया। एंड लास्ट है हेलो एरीन्स में। तो एरीन्स में आप देखोगे कि जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स होंगे और जो पैरा सब्सटीट्यूटेड होंगे और मेटा, तो इन तीनों में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो पैरा सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा सब्सटीट्यूटेड। ऑर्थो एंड मेटा का देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन उन सब में जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो जब हम लोग साथ साथ में कंपेयर करेंगे ना तो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट देखो, जो वैल्यूज दिए हैं उस बेसिस पे देखना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज में आ रहा है। जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 53, 46 और 48 इसका सबसे ज़्यादा है। कौन से वाले का? ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड का। और उसके बाद मेटा का कम है और पैरा का फिर थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सीक्वेंस है। ये दोनों ऑलमोस्ट कंपैरेबल है, लेकिन फिर भी इसे दिख रहा होगा कि इसका ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। लेकिन फिर यहाँ आकर के जो पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है उस वाले का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाई हो जाता है। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी डेंसिटी पे। तो डेंसिटी तो ऑब्वियसली हम लोग उसके साइज़ पे ही डिपेंड करेगा कि वो कितना ज़्यादा डेंस है। तो साइज़ अगर देख रहे हो तो साइज़ में जैसे एल्किल ग्रुप का साइज़ बड़ा होते जाएगा तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। और सेम वैसे ही अगर जो हैलोजन हम लोग अटैच किए उस हैलोजन का साइज़ अगर बड़ा हो जाएगा तो भी उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल है, डेंसिटी तो साइज़ के ऊपर है। हाँ, एक हेडिंग और है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो वाटर में बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। अब ये सोल्यूबिलिटी का रीज़न अगर जानना हो तो वो ये है कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो जब वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना तो वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना स्ट्रॉन्ग वाटर का खुद का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो था। अब क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम है तो उस वजह से इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ा कम होता है वाटर में, लेकिन हाईएस्ट जो है वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो पहले हम लोग हेलो एल्केन्स के ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक रिएक्शन विद मेटल्स। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो जैसे हम लोग पहले पढ़े इलेक्ट्रोफाइल, सेम वैसे ही न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस टेकिंग, यानी कि इन लोग को न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। अब न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और अगर ये लोग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं दैट मीन्स खुद ये कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज है। एंड नेगेटिवली चार्ज है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। खुद के पास में इनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी ये किसी हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उस हेलो एल्केन में ये उस पार्ट के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि खुद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यहाँ एक इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब वो रिएक्शन करेगा तो किस पे अटैक करेगा? वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। तो कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या करेगा? वो इस हैलोजन के पोजीशन में खुद आ जाएगा, बस उसको वो रिप्लेस कर दे रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको सब्सटीट्यूशन बोल रहे हैं। और क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुआ है इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोल रहे हैं। इस हैलोजन को सब्सटीट्यूट करके ये खुद वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ इस वाले से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ये टोटल 2 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो SN1 रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर और एक SN2 रिएक्शन है। हाँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको एक स्पेशल टाइप का न्यूक्लियोफाइल है जिसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो वो सारे न्यूक्लियोफाइल ना जिसमें 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि साइनाइड का एग्जाम्पल लिया है। जब साइनाइड हम लोग ले रहे हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये जो ग्रुप है ना ये नाइट्रोजन के साइड से भी अटैच होने का पावर रखता है और कार्बन के साइड से भी। जब वो कार्बन के साइड अटैच होगा कार्बन के साइड से तब हम लोग इसको बोलते हैं साइनाइड या फिर नाइट्राइल। और वहीं पे जब ये नाइट्रोजन के साइड से अटैच हो जाता है तब हमने इसको आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। तो ऐसे सारे न्यूक्लियोफाइल्स जो कि दोनों साइड से लिंक हो पाए उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसकी जो 2 हेडिंग्स हैं को 2 मैकेनिज्म के फॉर्म में आप ले सकते हो, SN2 और SN1। SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर्स
एस मतलब सब्स्टिट्यूशन है, एन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, एंड टू का मतलब बायोमोलिकुलर है। तो बायोमोलिकुलर मीन्स जैसे देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो कार्बन है, तो उस कार्बन में जब हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कर रहा है, जब एक न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन को अप्रोच कर रहा है, तब उस जगह पे क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले वो अटैच हो जा रहा है, मतलब पहले यहाँ पे एडिशन हो रहा है, खुद अटैच हो रहा है। अब वो अगर अटैच हो रहा है, इस साइड तो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच तो रिपल्शन होगा, तो वो यहाँ इस साइड से अटैक नहीं करेगा बल्कि वो बैकवर्ड साइड से अटैक करता है, तो वो इस साइड से बॉन्ड फॉर्म किया। और ये जो डैशियस बॉन्ड है वो इस OH के साथ में बनते हुए बॉन्ड को दिखा रहा है, और ये वाला डैशियस बॉन्ड जो है वो इस क्लोरीन के साथ में ब्रेक होते हुए बॉन्ड को दिखा रहा है। अब ये यहाँ से ऐड तो हो गया और ये क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब वो रिलीज हुआ, अब यहाँ पे क्योंकि पहले एडिशन हुआ था और उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड इसी वजह से क्या होगा कि ये क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन था तो ये तो पीछे से ऐड हुआ ना, और उसके बाद ये रिमूव हुआ, तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है इसका और इसका आप ओरिएंटेशन देखो, यहाँ क्लोरीन अटैच्ड है इसमें और इसमें OH इस साइड अटैच्ड है, जस्ट एक दूसरे का इन्वर्स है। इसलिए हम लोग इस पूरे रिएक्शन में जो एक प्रॉपर्टी बोलेंगे वो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसा था उसका जस्ट इन्वर्स हो गया। और रीज़न क्या है बाइमोलिकुलर बोलने का, कि यहाँ हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट ये जो बीच में इंटरमीडिएट दिख रहा है उसमें आपको दो डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं एक साथ, इसलिए हम लोग इसको बाइमोलिकुलर बोल रहे हैं। ये हो गया इसका SN2 रिएक्शन। इसके बाद आते हैं हम लोग SN, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को फिर उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन किया है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं SN1 रिएक्शन पे कि वो क्या होता है। तो जैसे ये देखो SN1 रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे। पहले तो SN2 में इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है कि अगर रिएक्शन जो है वो प्राइमरी वाले में हो रहा है तो भी ईजिली हो जा रहा है, सेकेंडरी वाले में थोड़ा डिफिकल्ट है, और टर्शरी वाले में और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिएक्शन। इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो कैसा हो जाएगा कि प्राइमरी वाले में फास्ट होगा, कौन सा SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है फिर कि SN2 रिएक्शन इनमें से किस में फास्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ये आप ऑर्डर ले लेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को रीजन देंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे जो प्राइमरी हाइलाइट्स है वहाँ पे SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, सेकेंडरी में उससे थोड़ा स्लो और टर्शरी में और स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन इस वाले में पहले एलिमिनेशन होगा और उसके बाद एडिशन। तो जो भी एल्किल हैलाइड था जब उसके पास में ये हेलोजन वाला जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा तो पहले यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाना है। ये देखो ये एल्किल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेट कर दो, Br जो हम लोग रिमूव कर दिए, सेकेंड स्टेप में अब ऐड करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, तो वो आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो जिस पोजीशन से Br निकाले थे उसी पोजीशन पे ये ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे वो हो जाएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसा था वैसा ही फिर से बना है। इसमें फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन और सेकेंड एडिशन है, तो दोनों में डिफरेंस भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। इस वाले रिएक्शन का स्टेबिलिटी की अगर बात करो कि किस में पहले हो जाएगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में जब यहाँ पे बोलोगे तो ये जो उसके जस्ट रिवर्स में चलता है, वहाँ पे प्राइमरी में फास्ट हो रहा था तो यहाँ में टर्शरी में फास्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड उसके बाद प्राइमरी जस्ट उसके अपोजिट में। रीज़न क्या दे सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ना हो रहा था, उसमें करना क्या था हम लोग को इस वाले रिएक्शन में कि पहले हम लोग एडिशन करा रहे थे, अब ऑलरेडी एक बड़ा सा ग्रुप प्रेजेंट है उसमें और बाकी ये इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हैं ही, अब फिर हम लोग एक और ऐड कराएंगे, थोड़ा सा क्राउड बढ़ा, यहाँ पे 2 बड़े बड़े ग्रुप पहले से थे, फिर आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कराओ, क्राउड और ज़्यादा है, और यहाँ पे जब 3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑलरेडी क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी में फास्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ से हम लोग को तो पहले तो रिमूव कराना है, जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतना ईजिली तो वो रिमूव होगा ना, इसलिए ये वाले में जस्ट रिवर्स में चला जाता है, उसका जो हम लोग रिएक्शन देख रहे थे वो जस्ट रिवर्स में चला जाता है। SN1 और SN2 इस कंपैरिजन में यहाँ पे ये वाला दे दिया है टेबल, तो मतलब फिगर, तो इससे भी इजीली आप समझ जाओगे। ये हो गया इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को हम लोग को देखना है, तो वहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी, किरैलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन, ये सारा हेडिंग देखना है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो जैसे एक लाइट होता है नॉर्मल, जो हम लोग जो नॉर्मल जो लाइट देखते हैं वाइट लाइट, उसके जो रेस होते हैं वो हर डायरेक्शन में तो मूव होते रहते हैं, सारे ही डायरेक्शन में मूव होते हैं उसके रेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल जो लाइट है वो। जब इस लाइट को हम लोग एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तब ये जो सारे रेस थे ना वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ऐसे असाइन हो जाते हैं, और इस लाइट को इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वो सारे कंपाउंड्स जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का पावर रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में वो रोटेट कर देते हैं। अब जो राइट साइड में रोटेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी।
राइट साइड वाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव प्लस वाला जो नोटेशन है उससे डिनोट करेंगे, और नेगेटिव साइड में जो घुमा रहे लेफ्ट साइड में जो घुमा रहे हैं उनको नेगेटिव या फिर माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। तो वो सारे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस पूरे प्रॉपर्टी को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे टर्म क्या दिया है, किरैलिटी। तो अब किरैलिटी क्या होता है, कोई भी एक कार्बन एटम ले लो जो कि अपने साइड से ना बाकी के उसके जो चारों बॉन्ड्स है वो अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप के साथ में वो अपने 4 बॉन्ड्स बनाया है, ठीक। अब जब वो ऐसे 4 बॉन्ड्स बनाया है जिसमें सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो जब हम लोग उसमें उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो मिरर इमेज एक दूसरे के साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं। एंड वो सारे कंपाउंड जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो वो सारे कंपाउंड्स को कीरल बोलते हैं। एंड इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग किरैलिटी बोलते हैं। उसको हम लोग ऐसे ये वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया है, जैसे आपके 2 हाथ हैं, अगर ये वाले हाथ को आप जैसा है वैसे ही उठा करके इस वाले के ऊपर रख दोगे, ठीक है, इसका मिरर इमेज है ये, तो अगर हम लोग इसको उठा के इसके ऊपर जैसा है वैसे ही रख देंगे तो क्या वो दोनों हाथ जो है वो छुप जाएगा, एक सिंगल हाथ दिखेगा वो नहीं ना, क्योंकि ये जो थंब है वो कहाँ आ जाएगा, ये जैसा था वैसे उठा के अगर रखे तो थंब इस साइड आएगा, थंब यहाँ हो गया और बाकी सारे फिंगर्स, तो ये दोनों थंब जो है वो तो अलग अलग दिख रहे हैं। सेम वैसे ही पैर भी है, जैसा ये है एस टू एस उठा के अगर इसके ऊपर रख दोगे तो एक दूसरे को वो छिपा नहीं पा रहे हैं ना, तो नहीं छिप रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि जिनका मिरर इमेज खुद के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो उसको हम लोग कीरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड इसी प्रॉपर्टी को किरैलिटी बोलते हैं। वहीं पे इस सर्कल का एग्जांपल ले लो, इसको उठा के आप इसके ऊपर एस टू एस रखोगे तो ये पूरा ही छिप जाएगा। तो वो जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो सारे को हम लोग ए कीरल बोलते हैं, और ये जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कीरल कंपाउंड सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का पावर वो रखते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल को लिया है प्रोपेनॉल को, प्रोपेन टू ऑल को। यहाँ ये कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन OH इस साइड है, मिरर इमेज बनाए OH इस साइड आ गया। अब इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, इसलिए ए और बी जो है वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब इसका मिरर इमेज बनाओ सी, अब इस सी को ए के ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ये हो गया ए कीरल। अब कीरल ए कीरल तो हो गया। अब वो सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज में उनको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर। अब लगेगा कि अभी तो बोल रहे थे जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है वो तो कीरल है, तो अब वो इनैंशियोमर कैसे हो गया। तो देखो वो सारे जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है उनको कीरल बोल रहे हैं, तो कीरल उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इनैंशियोमर बोल रहे हैं, इनैंशियोमर उनका नाम है, ऐसा समझ के चलो। तो ये हो गया 2 चीज़, इनैंशियोमर और कीरल। अब जो इनैंशियोमर्स हैं वो सारे उनको हम लोग 2 टाइप में देखे हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो के फॉर्म में, जो लेफ्ट एंड राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं। तो एक ऐसा मिक्सचर बनाओ जहाँ पे जितने लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं उतने ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी रहें, मतलब कि जितने लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे थे उतने ही राइट साइड में भी रोटेट करें, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा 0। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी जो है वो सेम रहे और ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और ये जो प्रोसेस होगा जिसमें कि हम लोग एनांशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा सारा स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स थे वो। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक्सप्लेन किया है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जो हम लोग वहाँ पे SN1 और SN2 में पढ़े थे ये वही हेडिंग्स हैं, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है रिटेंशन और इन्वर्जन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हेलो एल्केन्स जो है वहाँ पे एलिमिनेशन हम लोग को बीटा हाइड्रोजन एटम का देखने के लिए मिलता है। अब ये बीटा हाइड्रोजन एटम क्या है, तो वो कार्बन जिसके साथ में हेलोजन एटम अटैच्ड है उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच था उसको अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके इस साइड ही, जैसे ये कार्बन और इसके साथ मैं अटैच कर दूँ कोई भी एक हेलोजन, उसके इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, तो ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा हो जाएगा एंड ये दोनों ही जो है वो बीटा हो जाते हैं दोनों। तो इस टाइप से हम लोग अल्फा एंड बीटा देखेंगे। अब इस बीटा कार्बन के साथ अटैच जो हाइड्रोजन होगा इस वाले ही हाइड्रोजन को हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ये वाले एग्जाम्पल में ही आप देख लो कि ये कार्बन और ये कार्बन है दोनों, अब इसके साथ में हेलोजन अटैच था, तो ये हेलोजन जब हम लोग रिमूव करेंगे, एलिमिनेशन है ना, तो इस हेलोजन को जब एलिमिनेट करेंगे तो इस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन का ये जो बीटा हाइड्रोजन है वो भी साथ में एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों एलिमिनेट करेंगे तो दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जैसे हम लोग एल्कीन से प्रिपेयर किए थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो देख रहे थे एल्किन हैलाइड्स का, तब वहाँ पे हम लोग देखे थे कि एल्केन्स जब हम लोग बना रहे हैं एल्कीन से तो वहाँ पे एडिशन करा रहे हैं, जस्ट उसका ही रिवर्स है ये रिएक्शन। यहाँ पे एलिमिनेशन सेम उसी चीज़ का हो रहा है। वहाँ पे हम लोग एल्कीन से एल्किन हैलाइड बना दिए थे
एडिशन करा के अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड से एल्कीन्स बना दे रहे हैं एलिमिनेशन करा के, तो जस्ट एक दूसरे का इन्वर्स है। अब ये जो एलिमिनेशन है वो बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे अगर मान लो जैसे एक कार्बन था, जैसे ये वाले एग्जाम्पल में था कि ये जो कार्बन था इसके साथ में सिर्फ एक ही कार्बन लगा हुआ है, तब वहाँ पे तो हम लोग रिमूव कर दिए हाइड्रोजन। लेकिन अगर अब उसके दोनों साइड में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तब हाइड्रोजन आप कहाँ से एलिमिनेट करोगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है यहाँ पे सेट-ज़ेप्स रूल। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें हम लोग Br तो यहीं से रिमूव करेंगे, वो तो क्लियर है। लेकिन अब इस कार्बन के पास में इस साइड भी बीटा कार्बन है और इस साइड भी, यानी कि इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी। अब इन दोनों में से आप यहाँ से भी हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हो, इस CH3 से या फिर इस CH2 से। अब दोनों केस में अगर जब आप इस साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट करोगे तो ये प्रोडक्ट बन रहा है पेंट-1-ईन। ठीक है, यहाँ से Br और यहाँ से H एलिमिनेट किए तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आया, तो ये प्रोडक्ट बना पेंट-1-ईन। और वहीं दूसरे साइड आप देखो, ये वाले कार्बन में से जब Br यूज़ किए तो यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट किए, तब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोडक्ट बना है पेंट-2-ईन। अब इन दोनों केसेस में पेंट-2-ईन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, 81% बना है, और पेंट-1-ईन माइनर प्रोडक्ट है, 19% बना है। अब ये क्यों हुआ, तो यही है सेट-ज़ेप्स रूल कि जब हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा एल्कीन होगा कि जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हों। मतलब कि जिस कार्बन के साथ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उस कार्बन से ही हाइड्रोजन एटम हम लोग को एलिमिनेट करना होता है। जैसे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आना है, जैसे ये वाला जो कार्बन है जिससे Br अटैच किए, तो उसके इस साइड का जो कार्बन है वो अपने अलावा सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये लेस एल्काइलेटेड बोलेंगे। और वही ये वाला जो कार्बन है वो अपने अलावा इधर और इधर दोनों साइड कार्बन से अटैच्ड है, तो ये मोर एल्काइलेटेड है। तो जो मोर एल्काइलेटेड कार्बन है उसी से हम लोग हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं, ये सेट-ज़ेप्स रूल बोलता है। इसलिए पेंट-2-ईन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पे हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन पढ़ना है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ये जो R, Mg और X, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग RX लिए हैं, Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जो कार्बन है वो टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है, जो हैलोजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो कि पूरा सेटिस्फाइड है यहाँ पे। जो मैग्नीशियम है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। अब ये जो मैग्नीशियम है उसका अगर मैं यहाँ कार्बन के साथ ऐड कर दूँ तो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर ब्रोमीन के साथ ऐड कर दूँ तो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये मैग्नीशियम क्या होता है, इन दोनों के बीच में लिंक बन जाता है, दोनों ही के साथ जाके अटैच हो जाता है, तो इसके भी 2 बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वुड्स रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक नेम रिएक्शन वाला वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, और जो भी हम लोग यहाँ पे जो भी हैलोजन लिए थे उसके साथ में इस मेटल का सॉल्ट फॉर्म होता है। उसमें मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में पढ़ाई हूँ, वहाँ से आप इसको एक बार देख लीजिएगा वुड्स रिएक्शन को। नेक्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स का तो देख लिया, अब हेलो एरीन्स का देखेंगे। हेलो एरीन्स में आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फिर से वही, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस सीकिंग, यानी कि खुद ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हैं। तो वहाँ पे जब किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ का एडिशन होना है तो पोजीशन तो दिखना चाहिए ना कि बेंजीन रिंग में कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसी जगह पे आकर के तो वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं मिला उस पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव नेचर का है। तो जैसे हम लोग कोई भी एक एल्किल हैलाइड लिए हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिए हैं एरिल हैलाइड, तो ये जो क्लोरीन है वो अपने लोन पेयर्स को यहाँ डोनेट किया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आपको देखने मिल रहा है। ये बॉन्ड डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब इस डोनेशन के बाद यहाँ पे ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज। फिर अब इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग जब यहाँ पे करा रहे हैं इस साइड और ये बॉन्ड यहाँ आ जा रहा है, तो फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज वापस से रोटेट कराओगे तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिल रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर्स हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन, उनको छोड़ करके जो ये मेटा पोजीशन बच रहा है, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो इसी पोजीशन पे आकर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ोगे तो इसी वाले पोजीशन पे हम लोग को न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। जैसे कि इस वाले रिएक्शन में आप देख सकते हो, रिएक्शन नहीं दिया है, एक्सप्लेन किया है बस हाइब्रिडाइजेशन, कुछ हम लोग लेसन के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाना है आपको, एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, जैसे कि ये वाला जो यहाँ पे पहले क्लोरोबेंजीन दिया है उसमें हम लोग को अगर OH ग्रुप ऐड कराना है तो OH, ये जो अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन जैसा था H2S वही रहेगा, और ये जो OH है वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आकर के ऐड होगा।
तो इस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हेलोएरीन्स में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे दे भी दिया है। अगर आप उसी पोजीशन को रिप्लेस कराना चाहो तो यहाँ पे जब हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो OH जो है वो इस क्लोरीन को रिप्लेस करके वहीं पे आ रहा है, और अगर हम लोग दूसरा अटैच कराएंगे तो फिर वो ऑब्वियसली उसके मेटा पोजीशन पे जाकर के अटैच होता है। जैसे यहाँ देखोगे ये वाले में पहले रिप्लेस कराए हम लोग उसको OH से, तो ये Cl हटा, वहाँ पे OH ऐड हो गया है। नेक्स्ट वाले केस में अगर हम लोग को फिर से नाइट्रेशन कराना है, NO2 ऐड करना है अगर, तो कहाँ पे ऐड हुआ है वो आकर के पैरा पोजीशन पे, हम लोग मेटा पोजीशन पे यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये सारे जो है ना वो बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो वन शॉट वाली वीडियो में इतना तो पूरा डिटेल नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये हेडिंग और मतलब पूरा समझना है कि किस टाइप से ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है अब वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है एकदम, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक तो उस रिंग में खुद के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हम लोग जो हेलोजन ऐड किए हैं उसके पास भी 3 लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। और जब हम लोग वहाँ पे रेजोनेंस भी देख रहे थे तब नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है हम लोग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ईजी हो जाता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग टोटल 5 हेडिंग्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट आ जाता है हेलोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन। जब हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो ब्रोमीनेशन, इस टाइप से उसका नेम होगा। तो हेलोजिनेशन में हम लोग को एनहाइड्रस FeCl3 को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करना है, और जो भी कोई सा हेलोजन यूज़ करना है वो हेलोजन हम लोग उसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो एक पैरा और एक ऑर्थो पोजीशन पे आकर के वो ऐड होगा, तो दोनों ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, जहाँ से पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन में हम लोग को नाइट्रेटिंग मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। यहाँ से नाइट्रिक एसिड यूज़ होगा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में रहेगा। रिएजेंट नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेशन में हम लोग को NO2 वाला ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, हेलोजिनेशन में जो भी हेलोजन है वो वाला ग्रुप ऐड होता है। कहाँ ऐड होगा, तो एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन में SO3H वाला ग्रुप ऐड करना है। रिएजेंट यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, या फिर हम लोग ओलियम ले सकते हैं, H2S2O7, ये भी सल्फोनेशन में यूज होता है दोनों। तो यहाँ पे SO3H ऐड करना है आपको, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट रहता है। फ्रीडल-क्राफ्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक तो एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, एसाइलेशन में एसिल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। एल्काइलेशन वाले रिएक्शन में आपको ये एल्किल ग्रुप ऐड कर देना है, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऐड कर देना है। मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट में CH3 वाला ग्रुप और एक बार COCH3 वाला ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स आपको ऐड करने हैं। जो Cl है इन दोनों में ही, वो जहाँ पे ऐड हो रहा है ना, वहाँ से हाइड्रोजन जो रिलीज होगा उसी हाइड्रोजन के साथ HCl फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में जब हम लोग जैसे वहाँ वुड्स रिएक्शन देखे थे, वैसे यहाँ पे आप देखो पहले फिटिक रिएक्शन को, उसके बाद वुड्स फिटिक बताऊंगी। फिटिक रिएक्शन में जैसे वुड्स रिएक्शन हम लोग क्या लिए थे, एल्किल हैलाइड। रिएक्शन वही हुआ था सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो दोनों जो हैलाइड एल्किल वाला ग्रुप था वो दोनों एक साथ अटैच हो गया था और हाइड्रोकार्बन बना था। तो वैसे यहाँ पे दोनों बेंजीन वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा और बाइफिनाइल बनेगा, और ये Na और X तो हम लोग को ऐड करना ही है। तो ये था ये फिटिक रिएक्शन है और वुड्स रिएक्शन था। तो दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर दे, ये रिएजेंट वुड्स रिएक्शन का है और ये फिटिक रिएक्शन का, दोनों को कंबाइन कर दो, इसका X, ये NaX के 2 मॉलिक्यूल, ये बेंजीन रिंग और ये R, क्योंकि इसमें 2 रिंग एक साथ ऐड हो जा रहा था और वुड्स रिएक्शन में 2 एल्किल ग्रुप्स एक साथ ऐड हो जा रहे थे, तो इस वाले में एक रिंग और एक एल्किल ग्रुप अटैच होकर के यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म करता है। ये हो गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे कंप्लीट हो गया सारे केमिकल रिएक्शंस। अब लास्ट हेडिंग है आपका यहाँ पे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या फिर बहुत शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डाइक्लोरोमीथेन, तो 1-1, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको सारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के 2-2 यूजेस याद रख लेने हैं एंड उसका स्ट्रक्चर याद रख लेना है। तो जो डाइक्लोरोमीथेन है या जिसको मिथाइल क्लोराइड बोल रहे हैं, वो एक सॉल्वेंट है, उसको पेंट रिमूवर के फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बारे में आप इसका ये यूज़ जो है वो याद कर लो। और इसके अलावा डाइक्लोरोमीथेन कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये डायरेक्टली हम लोग कैसे बना सकते हैं। डाइक्लोरोमीथेन आपको बनाना है तो हेलोजिनेशन से, मीथेन में से आपको हाइड्रोजन रिमूव कर करके उसके जगह पे हेलोजन जो है वो ऐड करते जाना है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन, तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी वैसे ही प्रोसेस से बनेगा।
जैसे इसका प्रोसेस अगर देख ही लेते हैं एक बार, तो इसमें ले कहीं पे, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ। आप लिए थे कोई भी एक मीथेन लिए है, तो मीथेन में जो टोटल 4 साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, हम लोग एडिशन कराएंगे किसका, हेलोजन का। हेलोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, Cl2 के साथ रिएक्शन होगा हमेशा। तो 2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, इस फॉर्म में है। तो ये इसके साथ रिप्लेस करेगा इसको, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस किए तो क्या बना, ये CH3 और ये वाला Cl। जैसे ये Cl हम लोग यहाँ दिए हैं, ये H यहाँ आ जाएगा, तो HCl एलिमिनेट हुआ और यहाँ बना CH3Cl। तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना, ठीक है, क्लोरोमीथेन बना। अब क्लोरोमीथेन जो बन गया है, मतलब ये कार्बन था और हम लोग क्या किए थे, इस साइड वाले हाइड्रोजन को Cl से रिप्लेस कर दिए थे, बाकी के 3 साइड ये है। अब ये जो बना है, इसमें फिर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देगा, H यहाँ आएगा तो फिर HCl यहाँ इवॉल्व हो जाएगा और ये Cl यहाँ ऐड हो जाएगा। अब Cl ऐड करेंगे हम लोग, तो C यहाँ Cl और यहाँ भी Cl है, बाकी के 2 साइड हाइड्रोजन है। इसी को ही हम लोग डाइक्लोरोमीथेन बोल रहे हैं। वापस से हम लोग अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें, Cl2 के साथ रिएक्शन करा दे, तो अब ये और ये रिप्लेस कर दो, इन दोनों को रिप्लेस कर दो। अब ये Cl फिर यहाँ आएगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर रिएक्शन कराओगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसी को ही क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और ये थोड़ा सा पॉलीहेलोजन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो क्लोरोफॉर्म है, उसका यूज़ पहले एनेस्थीसिया के फॉर्म में तो होता ही था, तो यानी कि ब्रीदिंग में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी देता है। तो इसका आप यूजेस में आप याद कर लोगे कि क्लोरोफॉर्म जो है वो आज के डेट में फ्रीऑन, जो कि एक रेफ्रिजरेंट है, वो बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा एनेस्थेटिक के फॉर्म में सर्जरी में ये पहले यूज़ किया जाता था। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है, इसलिए आजकल इसको एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये सारे आप इसके यूजेस याद कर लोगे। एंड इसके अलावा क्लोरोफॉर्म जो है वो जब ऑक्सीडाइज होता है ना, स्लो ऑक्सीडेशन से, ये एक फॉस्जीन नेम का एक गैस बनाता है, जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। इसलिए हमेशा जो है क्लोरोफॉर्म्स को डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो लाइट के साथ भी रिएक्शन ना कर पाए। तो एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कंटेनर्स में क्यों स्टोर किया जाता है, तो वो रीज़न है इसका। नेक्स्ट आयोडोफॉर्म है। तो सेम वैसे ही जो हम लोग हेलोजिनेशन करा रहे थे, उसमें क्लोरीन की जगह अगर आयोडीन ऐड करेंगे तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। CHCl3 की जगह CHI3। अब इसका यूज़ आपको पढ़ना है, तो वो भी यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि एंटीसेप्टिक के फॉर्म में पहले इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये फ्री आयोडीन रिलीज़ कर देता है, इसलिए अब इसको एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। आयोडोफॉर्म को आयोडोफॉर्म टेस्ट के में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना भी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और लास्ट है यहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत ज़्यादा इसका रोल रहता है। ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम लोग इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली आते रहेंगे, तो इसकी वजह से डिजीनेस फील होता है, हेडलेसनेस, हेडेक होगा, और नोसिया और वॉमिटिंग, ये सारे इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, तो परमानेंट नर्वस सेल का डैमेज भी हो सकता है। अब इसका जो यूज़ है थोड़ी माइल्ड फॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग क्लीनिंग फ्लूइड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बोथ लेबोरेटरीज में भी, और डिग्रीसिंग एजेंट के भी फॉर्म में यूज़ होता है। घर में हम लोग इसको स्पॉट रिमूवर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए। लेकिन ओजोन लेयर के डिप्लीशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है ना, इसलिए ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रियोन। फ्रियोन मतलब CCl2F2। फ्रियोन जो है वो रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। फ्रियोन को हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन के हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो फ्रियोन है, इसका यूजेस आपको फिर, क्योंकि पॉलीहेलोजन कंपाउंड सारे के तो यूज़ याद करने हैं, तो इसको रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं, वो याद कर लो। और ओजोन के इम्बैलेंस में इसका भी रोल रहता है। नेक्स्ट आता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब DDT से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आता है, इसका यूज़ बताने और इसका स्ट्रक्चर बताने, इसका फुल फॉर्म बताने। तो DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन क्यों बोल रहे हैं, यह वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये 2 जगह पे यहाँ पे कार्बन रहता है। अब ये 2 कार्बन की वजह से इसका नेम हो गया इथेन। अब इसमें यहाँ पे क्लोरोफिनाइल, यहाँ भी क्लोरोफिनाइल, और यहाँ 3 साइड में क्लोरीन। तो डाइक्लोरो ये वाले के लिए यूज़ हो रहा है, डाइफिनाइल इन लोग के लिए यूज़ हो रहा है, और ट्राइक्लोरो इन 3 क्लोरीन के लिए यूज़ हो रहा है, और 2 कार्बन की वजह से इथेन, ये इसका नेम है। इसका यूज़ अगर पूछेगा तो जिस भी कंपाउंड में आपको क्लोरीन देखने के लिए मिलता है किसी भी चीज़ में, उसको हमेशा लिख देना है कि वो डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, और मॉस्किटो किलिंग में वो यूज़ होता है। एकदम इसका ये रोल तो है क्लोरीन का। तो ये चीज़ आप हर जगह लिख सकते हो, जहाँ भी क्लोरीन दिखा अगर उसका यूज़ पूछा है तो डिसइंफेक्टेंट या फिर मॉस्किटो किलर्स में यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया DDT का। आई होप अब आपको ये पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा। और जो हेडिंग आपको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर और डिटेल में आना चाहिए वीडियो, तो फिर मैं उस पर डिटेल में आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन का वीडियो भी अगर आपको चाहिए होगा तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।